जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। आप लोगों को कुछ सवाल होमवर्क में दिए थे। क्वेश्चन 36 और 37 मैं सॉल्व करूंगा क्लास में। 38 तक फिर पहुंचते पहुंचते वैसे ही आप कहेंगे बस कर दें अब। वैसे भी 36 और 37 जो हैं ये रिड्यूसिंग बैलेंस के सवाल हैं, और चूंकि हफ्ते वाले दिन जाते जाते सिर्फ एक सवाल मैंने करवाया था, इसलिए ये 2 सवाल मैं खुद सॉल्व करना चाहूंगा आपके साथ। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन 10 तो आपने कर लिया होगा। 11 और 12 में एक छोटा सा मसला था जिसको पढ़ाया नहीं गया था। ये तो हर रोज होता ही रहेगा आपके साथ, क्योंकि अगले दिन तो आपने आना ही होता है। ठीक है। तो उस सवाल इनमें से 11वां सवाल मैंने करवा दिया, क्लास में करवाऊंगा आपको, पिछली क्लास में करवाया, और 12वां फिर आपका आज दोबारा होमवर्क बनेगा। ठीक है। उसके बाद एंड पे आखिरी को 10 एक मिनट मैंने एक्सचेंज ऑफ एसिड की बात कर दी थी, ताकि कुछ बच्चों को समझ आए, कुछ को ना आए, घर जाएं, घर जाके परेशान हो, और अगले दिन आए तो फिर अगले दिन वो जो चीज एक दिन पड़ी जाती है ना, वो फिर अगले दिन जाके पक्की होती है। ठीक है ना। ये पता है मैं इस तरह से करता क्यों? देखो ना, अब आपको जो समझाया सिर्फ वही होमवर्क दिया, तो फिर आपके दिमाग ने कुछ नया नहीं सीखा, कुछ एफर्ट नहीं की, वो बस उसी कैपेसिटी पे रहता है। थोड़ा सा आपको ऐसे जैसे एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन समझा के भेजूंगा, अब बाहर निकलोगे, सड़क पर चलती गाड़ियां एक्सचेंज कर रहे होगे, अपने जेब में पड़ा मोबाइल एक्सचेंज कर रहे होगे, लैप, हर चीज के ऊपर आप एक्सचेंज ढूंढ रहे होगे घर जाके। तो यही मकसूद होता है, परेशान होकर अगले दिन जब आप आएंगे क्वेश्चंस भी ज्यादा आपके जहन में होंगे। ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा आपके साथ प्लान शेयर किया कि आज हम क्या कुछ करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। हो गया होगा ये सवाल इंशाल्लाह आप सबसे। करवा इसलिए रहा हूं क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का डिस्पोजल सिर्फ एक सवाल मैंने क्लास में करवाया था। ठीक है। इंशाल्लाह अभी ये 2 सवाल करने के बाद मजीद कंफर्टेबल आप फील करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का डिस्पोजल भी हमें आता होगा इंशाल्लाह। तो फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 14। प्लांट अकाउंट है 400 और एक्यूमुलेशन है 150। तो अगर एसेट का नाम दे दे तो हमने भी नाम ही लिखना होता है, पिछली क्लास में किसी ने बताया ही नहीं, आपकी क्लास में मुझे खुद नजर आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जी? पौधे का अकाउंट, प्लांट पौधा होता है ना, प्लांट पौधा नहीं होता, होता है, होता है जी। 1 जनवरी 14 पर ओपनिंग बताएं जी, 400, ऊपर रुपीज इन थाउजेंड लाजमी लिखना वरना फेल हो जाओगे। 1 जनवरी 14 ओपनिंग 150। अब मैं तो फेल नहीं ना हो सकता, ठीक है, आप हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आपका पर्चा पास होगा, फिर आप भी पढ़ाते वैसे ही कर लिया करना उस वक्त। ठीक है ना, बच्चों को बता देना, कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो। अच्छा जी सुने, जी स्टार्टिंग में लेजर्स में ना लिखें तो बेहतर है, क्योंकि लेजर में यहाँ पर अगर लेजर रिक्वायरमेंट में है तो लेजर के अंदर यहाँ 1000 नहीं भी है ना, तो रुपीज रुपीज लिखना भी इसके फॉर्मेट का हिस्सा है। तो लेजर अगर रिक्वायर्ड है, बचपन में सीख के आया ना इंट्रो में, तो लेजर के जो लवाजमात हैं मत लिखो यहाँ पे डेट डिस्क्रिप्शन, लेकिन यहाँ रुपीज लिखना लाजमी। तो अगर लेजर रिक्वायरमेंट में है, पहले दिन लिखा भी था रुपीज रुपीज, और अगर 1000 में तो रुपीज इन 1000, रुपीज इन 1000, मिलियन में तो रुपीज इन मिलियन, रुपीज इन मिलियन, रुपीज लिखना लाजमी है। ठीक है जी, हर लेजर में लिखना है, नहीं टॉप पे नहीं लिखना। लेजर्स अगर रिक्वायर्ड है तो हर लेजर के अंदर आपने रुपीज लिखना है लाजमी। ठीक है, रुपीज लिखें या 1000 में है तो 1000 में लिखें, या मिलियन में है तो मिलियन में लिखें। ओके। अच्छा जी, उसके बाद एडिशन ऑफ 30 टुक प्लेस ऑन 1 मार्च 2014। एंट्री 30 रुपीज से प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 1 मार्च 2014। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद एन एसेट विच वाज परचेज्ड ऑन 1 मई 2011, कॉस्टिंग 90 वाज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30 नवंबर 14 फॉर 12। अब मेथड कौन सा है? मेथड कौन सा है? आरबीएम, एप्पल मैकिंटॉश जी, डब्ल्यूडी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जी, 20%। तो इसलिए डिस्पोजल शुरू करते हैं। स्टेप 1 में एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे। तो कॉस्ट जाने वाले एसेट की है 90 रुपए, एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दो, डिस्पोजल अकाउंट को। ठीक है जी, डन। डेट यहां पर नहीं बेटा, 30/9/2000। ठीक है जी, डेट ऑफ सेल। डिस्पोज ऑफ ऑन 30 सितंबर, परचेज ऑन यकम मई, पता नहीं क्यों लड़ी गया बच्चे। अच्छा जी, उसके बाद स्टेप 2, वी विल डेबिट द एक्यूमुलेशन अकाउंट में से जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेशन को डेबिट करना है। मेथड कौन सा है? तो फिर शॉर्टकट से काम नहीं। आपकी क्लास में एक बच्चे ने कहा था कि जी वो हमने एफसी के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा है प्रेजेंट वैल्यू का, उससे हम इसको भी शॉर्टकट से कर सकते हैं। तो मैंने कहा था रहने दो भाई, अभी ना करो ये बात, हमने ऐसे ही याद करना है फिलहाल। मौका आने पे कभी जिंदगी में शॉर्टकट सीख भी लेंगे, उसको कहां यूज करना है वो बता भी दूंगा, फिलहाल नहीं। फिलहाल स्ट्रेट लाइन मेथड है तो शॉर्टकट, रिड्यूसिंग बैलेंस है तो डिटेल्ड वर्किंग, क्योंकि डिटेल्ड वर्किंग में से हमें 2 चीजें और भी मिलती हैं जो आगे हमने यूज करनी होती हैं। फिर क्या क्या शॉर्टकट में फॉर्मूला लगाओगे, फिलहाल चलना तो सीख लो, ये ना हो कि शॉर्टकट पे जाओ और जो समझ आ रही है वो भी समझ आना बंद हो जाए। ठीक है ना, तो शॉर्टकट का वक्त जब आएगा बता दूंगा, फिलहाल यही याद रखना है। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो एक्यूमुलेशन निकालने के लिए शॉर्टकट, और रिड्यूसिंग बैलेंस है तो लॉन्ग कट, डिटेल्ड वर्किंग। ठीक है जी। तो 1 मई 2014
11 पे हमने ये एसेट खरीदा था, कॉस्ट थी इसकी 90 रुपए। 31 दिसंबर 2011 इसकी जिंदगी में पहला ईयर एंड आया। स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग बैलेंस हो, पहला साल तो कॉस्ट पे रेट लगता है। हाँ, मसला रेजिडुअल वैल्यू के होने से आता है। स्ट्रेट लाइन में रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस में माइनस नहीं करते, ठीक है ना। बार बार ये बातें करता हूं मैं, क्योंकि पेपर के अंदर जाके फिर यही 10% 20% यही बातें भूल जाती हैं आपको। तो 20% इंटू 8/12 यकम मई को आया जी, एग्जैक्ट 12 जी 70, ठीक है जी। उसके बाद 31 दिसंबर 2012 आया। अब मेथड, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो 90 पर ही रेट लग जाता, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस है तो 78 का 20% कितना जी, 15.16 कर लूं। अब कर लिया जी, हमने नहीं किया तो फिर कितने बच्चों ने राउंड किया है, अब इनका क्या होगा फिर। चलें जी 15 पॉइंट, अब बस एक डेसिमल से आगे फिर मैंने को नहीं जाना, अब ये देख लो फिर, ठीक है जी। बुक वैल्यू 0.4। 31 दिसंबर 13 पिछले साल का एंड है, ये पिछले साल का एंड है, हमारा साल 14 वाला साल है, ठीक है जी। 62.4 का 20% जी 12.5, 4 नहीं 48 है तो 5 करो, राउंडिंग ही नहीं आती। अच्छा जी, नेक्स्ट बताएं जी। अब 50 पॉइंट, अब आप पॉइंट्स में आए हैं, वरना मैंने पिछली क्लास में तो एक पॉइंट भी यूज नहीं किया। नहीं 50 बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, जिस बात ही आप हो रहे हो, अब मेरी बात सुन लो। पर्चे के अंदर उसने 62.4 में से 12.5 देखना है माइनस होते हुए, तो जो पेज के ऊपर लिखा गया है ना, अब उसका आंसर बताना है, ठीक है। अपना आंसर ना निकालो, हाँ जी, आपने लिखा ना बेटा, यहाँ पे 12.5 लिखा गया ना, ठीक है। अब मैं गलत तो नहीं कर सकता ना, 12.48 को राउंड करके 12.4 नहीं कर सकते, 12.48 को राउंड करके 12.5 ही किया जा सकता है जी। ओके, लेकिन अहम बात यह है कि ये 31 दिसंबर 13 की बुक वैल्यू है, और मैंने कहा था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक एडिशनल काम कर लेना, इधर यकम जनवरी 14 लिख लेना, ताकि ये वाली फिगर यहां यूज करते हुए मसला ना हो, गलती ना हो, ठीक है। चल जी, उसके बाद 30/9/14 पर ये एसिड बिका, तो 49.9 के ऊपर 20% लगोगे और 9/12 जी 7.5 कर लो जी, जी बोले 42.4। लेकिन हमें क्या चाहिए, अक्यूमुलेटेड, ये 30/9/14 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, ये 30/9/14 की बुक वैल्यू है। तो इस दिन तक की अक्यूमुलेशन चाहिए, तो कॉस्ट में से इस दिन तक की बुक वैल्यू को माइनस कर दो, तो 90 माइनस 42.4 47.5। अब एक डेसिमल में चल रहे हैं तो बेटा चलना पड़ेगा फिर, ठीक है जी। तो 47.5 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करो 30/9/14 पर, और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। यहाँ पे सेम ही डेट आती है, मैंने नहीं लिखी, ठीक है ना, लिख लेना आप। अच्छा अच्छा जी, इस एसी को बेटा ऊपर करवा दें जी, ये जब यूज होगी तब देखते हैं, फिलहाल चलने दें, ठीक है जी। स्टेप 1, एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। स्टेप 2, एक्यूमुलेशन अकाउंट को डेबिट किया इस जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेटेड डेप्शन से। स्टेप 3, कैश करना है रिकॉर्ड, कैश कितना मिला 12,000 ओनली, तो कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, और इधर ही आना है, पिछली क्लास में लिखा हुआ था। बहरहाल बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई जी, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पर 30। बेटा इसका आंसर बताओ, अच्छा जी, कैलकुलेटर उठाएं सब बच्चे, इसको भाई ऊपर कर दें 5, ठीक है बेटा। आप लोगों ने अपने रजिस्टर से आंसर नहीं बताने, पर नहीं हो रहा, हाथ से नीचे किया गया, बंद ही कर दो फिर, ठीक है, थोड़ी देर के बाद फिर ऑन करवा लेते जी। बेटा आप लोगों ने अपने रजिस्टर से आंसर नहीं देना होता। एक बात जहन में रख लें, अगर बोर्ड पे मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं तो जो बोर्ड पे फिगर्स लिखती हैं, फिर आप कैलकुलेटर करना पड़े तो कर लें, उसी फिगर का आंसर दिया करें, ठीक है, वरना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो बाद में इस सवाल को देखेंगे या ऑनलाइन में देखेंगे। कोई भी बच्चा बाद में सवाल देखेगा तो कहेगा यार ये 30.4 कैसे आया, बच्चे इसमें फंस जाते हैं और परेशान होकर पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं, ये 30.4 कैसे आया है, मतलब 30.5 था, कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है इसके पीछे। हालांकि कॉन्सेप्ट नहीं होता, आप लोगों ने रजिस्टर से देख के फिगर बताई होती है, ठीक है। तो जो बोर्ड के ऊपर फिगर्स हैं उनका आंसर दिया करें जी। डिस्पोजल हो गया, अब रह क्या गया, तो एक फर्क कल ये आया था कि अक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ डिस्पोजल की जो वर्किंग है वो डिटेल्ड हुई थी, ठीक है, और दूसरा फर्क आया था हमारे डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन में। मेथड कौन सा है,
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस नहीं करनी, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में सब्सिक्वेंट ईयर में रेट बुक वैल्यू पे लगता है और ओपनिंग एसेट्स का मतलब यही है कि ये पुराने चले आ रहे हैं एसेट्स, ठीक है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकालनी। ओपनिंग बुक वैल्यू कैसे निकलती है? बुक वैल्यू किसी भी दिन बुक वैल्यू निकालनी है खड़े होकर, तो कॉस्ट में से उस दिन तक की अक्यूमुलेटेड ऑप्शन को माइनस कर दें। तो हमें ओपनिंग डेट की बुक वैल्यू चाहिए, तो ओपनिंग कॉस्ट है 400 सारे एसेट्स की और ओपनिंग अक्यूमुलेशन 150 है सारे एसेट्स की, तो 250 रुपए ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स बनती है। पर्चे में कोई 250 लिख दे तो भी बिल्कुल ठीक है, अगर कोई 400 ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से 150 ओपनिंग अक्यूमुलेशन ऑफ ऑल लिख दे वो भी ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है। अब ये जो 250 है ये सारे एसेट्स की बुक वैल्यू है ओपनिंग डेट पे, लेकिन इसमें अगर जाने वाले एसेट की ओपनिंग डेट की बुक वैल्यू पड़ी रहने दी तो उस पर पूरा साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी, जबकि वो एसेट हमारे पास सिर्फ 9 महीने रहा है इस साल, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, हम इस 250 में से जाने वाले एसेट की इसी दिन की बुक वैल्यू माइनस करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि यकम जनवरी 14 लिख लेना, ताकि आप 400 माइनस 150 वाला जो 250 और सारे एसेट्स की बुक वैल्यू आई है उसमें से आप कहीं खुदा ना खास्ता 42.4 ना गलती से माइनस कर जाए, क्योंकि क्योंकि सुने क्योंकि ये 400 माइनस 150 यानी 250 की जो फिगर है ये किस दिन की बुक वैल्यू है? यकम जनवरी 14 की। किस दिन की बुक वैल्यू है? क्योंकि हमने कॉस्ट में से किस दिन तक की डिडक्शन माइनस की है? यकम जनवरी 14। तो यकम जनवरी 14 के दिन की बुक वैल्यू में से सारे एसेट्स की यकम जनवरी 14 की बुक वैल्यू में से जाने वाले एसेट की यकम जनवरी 14 की बुक वैल्यू ही माइनस करनी है ना, हम 30/9 की तो नहीं माइनस कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये गलती ना हो, मैंने कहा था कि जो आखिरी डेप्रिसिएशन उससे पहले अपने साल की ओपनिंग डेट लिख लिया करो, ताकि ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से आप ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल ही माइनस करो, ना कि डेट ऑफ डिस्पोजल की बुक वैल्यू को माइनस कर दो, ठीक है। तो फिर माइनस क्या करेंगे जी? 49.9, ठीक है जी, सही है ये बेटा, आपको क्लियर हुआ जी? तो ये वर्किंग नंबर 1 से ये फिगर आ गई हमारे पास, तो वर्किंग 1 से एक ये फिगर आ गई हमारे पास, ठीक है। इसीलिए डिटेल से वर्किंग करनी है लाजमी, इनटू 20% जी। 40 कर लो फिर, 40 पॉइंट एक डेसिमल पे करना है ना राउंड, तो कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट एडिशन एक है 30 इंटू, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस है पहला साल तो कॉस्ट ही है, ठीक है जी। किस दिन आया है? यकम मार्च 14 पे, तो इस साल में कितना 10 महीने इस्तेमाल हुआ जी, बोले एग्जैक्ट 5। उसके बाद डिस्पोजल के लिए 49.9 पे 20% लगा के 9/12 करना है, लेकिन वो काम ऑलरेडी चूंकि किया हुआ है इसलिए वर्किंग का रेफरेंस दे दो और 7.5 की फिगर लिख लो। तो टोटल क्या आ गया जी? 52.5। 52.5 से डेप्शन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्लोजिंग बताएं जी? 340 और 155 एग्जैक्ट। चलो जी, आप कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये कल जरा जल्दी हो गया था ना, मतलब सैटरडे को जरा जल्दी हो गया था, एक ही सवाल कराया था, मैंने कहा था चलो अब करके आना, थोड़ा पक्का हो जाए अब। अच्छा जी, डिस्पोजल की जनरल एंट्रीज कितने बच्चों ने की थी घर पे? जितने आज तक डिस्पोजल किए सबकी कर ली थी। कितने डिस्पोजल किए? सबकी कर ली थी, प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है जी। चले, इसकी डिस्पोजल की एंट्री करनी है तो फिलहाल भूल जाएं कि डिस्पोजल अकाउंट बना हुआ है, समझे इस पे पर्दा पड़ा हुआ है, ये है ही नहीं, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि जनरल एंट्री ऑफ डिस्पोजल क्या है? वही स्टेप्स ऑफ डिस्पोजल, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप स्टेप बाय स्टेप चलें, पहले एसेट अकाउंट को क्रेडिट करें, फिर कमर्शियल अकाउंट को करें, फिर कैश को डेबिट करें। या एक और बात भी आपको बताई थी कि अगर आप ज्यादा एरर फ्री तरीके से चलना चाहते हैं ना, तो अब आपको पता लग गया डिस्पोजल की जनरल एंट्री क्या होती है। आप पहले अंग्रेजी के अंदर वो जनरल एंट्री लिख दें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट, कैश का अकाउंट, ये एंड वालों, ये फिगर ये नजर आ रही राइटिंग एंड वाले भाई, और एसिड का अकाउंट, एसिड नहीं प्लांट का अकाउंट क्रेडिट। अब ये तीन फिगर्स, ये तीन अंग्रेजी के अल्फाज लिख दिए आपने, अब सिंपल हो गया बहुत, इसको सिर्फ फिगर्स को ढूंढना है सवाल में से जाके। तो ऐसे कर लें, आपकी मर्जी है। अगर ऐसे ना करना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप भी चल सकते हैं, पहले प्लांट की कॉस्ट ढूंढकर स्टेप 1 में उसको क्रेडिट करें, फिर कमर्शियल निकालें, आपकी मर्जी है। लेकिन इस तरीके से चलने से जरा आसानी हो जाती है मेरे हिसाब से। अच्छा, लाजमी नहीं है कि दरमियान में ही एक लाइन छोड़ें गेन लॉस के लिए, ये भी एक मसला बच्चों को आता है, ठीक है। आप एक और काम भी कर सकते हैं, देखें लॉस आएगा तो डेबिट फिगर आनी है, गेन आएगा तो क्रेडिट। अब अगर दरमियान में लाइन नहीं छोड़ना चाहते तो एंट्री करने से पहले एक लाइन खाली छोड़ दिया करें, फिर एंट्री पास कर लिया करें, और एंट्री के बाद तो सारी जगह खाली होती ही है। अब अगर गेन आएगा तो क्रेडिट साइड पे लिख देना एंड पे, लॉस आएगा तो ऊपर एक लाइन छोड़ी हुई है डेबिट साइड पे लिख लेना। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दरमियान में लाइन छोड़नी होती है, लेकिन चलो मैं इसी से चल रहा हूँ।
अच्छा जी जी, कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी सीक्वेंस फॉलो कर लें। एसी दिलवा दें जी, अब जैसे मर्जी सीक्वेंस फॉलो कर लें। आप पहले ऊपर कैश लिख दें कैपिटल। हाँ, ये ना करना कि प्लांट वाला क्रेडिट ऊपर लिखा हो और कैश का डेबिट नीचे, ये मुनासिब नहीं है। जनरल एंट्री का तरीका क्या है, पहले डेबिट लिखते हैं हम, फिर क्रेडिट। तो डेबिट जितने भी हैं उनमें से जिसको मर्जी पहले लिख दो, जिसको मर्जी बाद में लिख दो, कोई मसला नहीं। सर मुझे ना ये जो लास्ट स्टेप है ना कम्युनिटी डेप्रिसिएशन डिस्पोजल में, आपने जब ये कम्युनिटी डेप्रिसिएशन फाइंड की तो आपने इसकी 3914 वाली बुक वैल्यू दी, और जबकि आप उधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में ना इस ऊपर वाले ले रहे 0.9 वाली। हाँ जी भाईजान, यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक की डेप्शन यकम जनवरी 14 तक की है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली डेप्शन भी ऐड होके यहाँ पे आ गई है। उसकी वजह मैंने ये अर्ज की, कल से कोई 3-4 दफा ये बात अर्ज कर चुका हूं कि ये 400 में से आपने 150 माइनस किया है। 400 में से आपने 150 जमा 52.5 नहीं माइनस किया हुआ। 400 में से जब 150 माइनस किया है तो ये बुक वैल्यू 250 किस दिन की है, यकम जनवरी 14 की। अब ये सारे एसेट्स की यकम जनवरी 14 की बुक वैल्यू है, तो इसमें से जाने वाले एसेट की वही फिगर ही निकालोगे ना जो यहाँ पे पड़ी हुई है। यकम जनवरी 14 पे तो ये 49 ही पड़ा है ना, इसके अंदर सारे एसेट्स की वैल्यू यकम जनवरी 14 की अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए इसको माइनस करेंगे और फिर डेप्रिसिएशन बकाया एसेट्स की निकल आएगी। अब जो ये 49.9 माइनस किया, ये क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ पड़ा रहता है, तो बातें ना करें प्लीज, यहाँ पड़ा रहता है तो ये सारा साल डेप्रिशिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको अलग लाके डेप्रिशिएट करना था, तो वो वर्किंग में ऑलरेडी किया होता, तो वो क्रॉस रेफर किया होता। अच्छा जी सुने, एंट्री तो करवाई नहीं आपने। स्टेप 1, डिस्पोजल अकाउंट सामने नहीं है सामने डिस्पोजल अकाउंट। स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट क्रेडिट करेंगे, कितनी है जी 90। अब जब ये अंग्रेजी लिख लिया तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। जो चीज पहले मिलती जाए वो पहले लिख ले, कोई मसला नहीं जी। 90 एसेट अकाउंट में से क्रेडिट। स्टेप 2, एक्यूमुलेटेड। अच्छा चलो कैश लिख लो भाई, कैश कितना आया जी 12,000, तो कैश आपने डेबिट कर दिया 12। अब एक्यूमुलेटेड ऑप्शन निकालनी है, जो एक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट करनी है, तो उसके लिए आपको एक वर्किंग करना पड़ेगी। वो वर्किंग लकीली हमने की हुई है, पहले काम कर जो लिया असल में। तो क्या फिगर आई है जी, तो 47.5 से इसको डेबिट कर दिया। अब बैलेंस करें तो 30.5 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप बैलेंसिंग फिगर फेंक दें, लॉस है जी। जी लिख लेंगे बिल्कुल। इसको ना बेटा ऊपर कर दें हाथ से, इधर रखें, ठीक है जी। आपने जब जनरल एंट्रीज किया तो आपने पॉइंट्स के लिहाज से किया, जो इंग्लिश आपने उनको बस वैसे लिखा है। पहला पॉइंट तो ये पढ़ा बिल्कुल क्रेडिट अकाउंट का कॉस्ट। हाँ जी, तो कर नहीं दी, ये क्या क्रेडिट किया भाई फिर। और दूसरा पॉइंट भी डेबिट का आपने उसको ऊपर भी किया, इसको नीचे भी किया। मतलब इसलिए कि भाई साहब चुप कर दे यार, बोल किस लिए रहे हैं आप लोग। भाई साहब डेबिट जनरल एंट्री में ना पहले लिखा जाता है, इसलिए डेबिट वाली साइड पहले लिखी हुई है। आपने कभी जनरल एंट्री ऐसे देखी है, ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री आपने यूं लिखी हो, कैश 10 रुपए से और ऐसे डेबिट 10 रुपए से, कभी ऐसे जनरल एंट्री देखी है आपने। ऐसे जनरल एंट्री नहीं करनी होती, पहले डेबिट लिखना होता है। सवाल बन नहीं रहा, बनाओ पहले फिर करो। अच्छा जी सुने, लाजमी सवाल करना जरूरी नहीं होता जी। अच्छा जी सुने, 36 क्वेश्चन में कोई मसला है तो पूछें। 37, हाँ लेकिन ये सॉल्व करना है फिर भी, ताकि थोड़ा और पक्का हो जाए डिस्पोजल अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि ये यहां पे किया हुआ डिस्पोजल ही है। फीमेल स्टूडेंट्स को लगता है कि क्लास से बाहर नहीं निकालूंगा, मैं बिल्कुल निकाल दिया करता हूं, खामोशी से बैठे। अच्छा जी, ये रिड्यूसिंग बैलेंस का डिस्पोजल यहाँ सीखना है, ये फिर एंड तक सिलेबस के ये चलते रहना है, साथ साथ चलता है, साथ साथ चलता है, ये बार बार आता रहता है, तो भूले ना, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है, ठीक है ना। आपने माना कि किया, लेकिन मेरी तसल्ली तभी होगी जब 2-3 सवाल मेरे सामने भी हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन 37 यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं, देखें सारा फॉर्मेट बना हुआ है, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन एक बार आप लोगों के सामने तसल्ली से फिर बात आ जाएगी, ठीक है। सवाल पहले से आपने किए हुए हैं, इसलिए नोट करने वाली तकलीफ और बीमारी से आप नहीं गुजर रहे हैं, तो सिर्फ ध्यान से सवाल को देख रहे हैं, ये समझने के लिए ज्यादा अच्छा तरीका है, ठीक है। ईयर एंड अगर कैलेंडर ईयर से हट कर आ जाए तो मैंने कहा था एक साल को लिख लिया करो अपने, ये साल को लिख लिया करो अपने सवाल पर, इससे गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यकम अक्टूबर 13 को साल शुरू हो रहा है, ये 30 सितंबर 14 पे जाकर खत्म होगा, तो कोई से 12 महीने हमारा फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब कॉस्ट है 30,000, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन है 12,000, ठीक है। 1000 में क्वेश्चन करें तो यकम अक्टूबर 13 पर कॉस्ट 30 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रुपीज इन 1000 लिखना बहुत से भी ज्यादा लाजमी होता है, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद जी खैर से इस सवाल के अंदर कोई एडिशन नहीं है जी, कोई एडिशन। हाँ अपने सामने सवाल हैंड आउट में रख लें, कोई मसला नहीं अगर प्रॉब्लम हो रही है तो जी। अब 2 डिस्पोजल हैं,
पहला डिस्पोजल जो है वो 31 दिसंबर 13 में हो रहा है, और दूसरा डिस्पोजल जो है वो हमारे साल में नहीं है, दोनों ही हमारे साल में है। 31 दिसंबर 13 यकम अक्टूबर 13 के बाद आता है, ऐसे ही 31 मार्च 14 30 सितंबर से पहले आ जाता है। तो ये दोनों डिस्पोजल हमारे साल में ही हुए हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एसेट अकाउंट में से 10 को क्रेडिट करें, एसेट ही है ना, प्लांट तो नहीं लिखा, प्लांट लिखा हुआ है वो तो ऊपर वाले में था, ठीक है, एसेट है, ठीक है, कॉस्ट लिखी हुई है जी। तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो 10 से, डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दो। जी किस दिन, 31 दिसंबर 13, ठीक है जी। स्टेप 2, इस जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड ऑप्शन को डेबिट करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से, लेकिन मेथड चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है तो बड़ी तफसीली वर्किंग करनी पड़ेगी हमें वर्किंग 1 में जाकर। एसेट खरीदा था 10,000 रुपए का, खरीदा था यकम मार्च 2011 पर, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस। चुप करके बैठे जी। तो 10,000 से कॉस्ट 30/9/11 पे पहला ईयर एंड होना है, तो 10,000 का 10%, लेकिन हाँ अब उंगलियों पे गिन लें, 6 महीने जाया करने से तो बेहतर है कि उंगलियों पे गिन लें, ठीक है। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने मंथ्स बने, 7/12 जी। 0.6 कर लें, 0.6 एक डेसिमल तक चलाएंगे। एक बात अब याद रखना, एक उसूल सुन लो, राउंडिंग खुल के करो, कोई मसला नहीं है, राउंडिंग इज नॉट अ मिस्टेक, कसम उठवा लो मुझसे, राउंडिंग सही करनी है, लेकिन 12.4 को 12 करना है अगर राउंड करना है तो, ठीक है, और 12.5 को 13, ठीक है। लेकिन राउंडिंग राउंडिंग वक्त बचाती है ना, 1000 में, मिलियन में सवाल है आपको, नहीं जी नहीं, हम तो रुपीज में करेंगे। आप सवाल के अंदर लिखा हुआ है 100 मिलियन, 80 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, आप सवाल के अंदर वो लिख कर फिगर आगे 6 सिफरे लगा रहे हैं बैठे, एक ही सवाल करके पर्चे में आ जाना, फिर टाइम बचता है। मिलियन में सवाल अगर है तो टाइम बचेगा, मिलियन में कर लेंगे तो। राउंडिंग बिल्कुल करनी है और दलेरी से करनी है, राउंडिंग इज नॉट अ मिस्टेक। लेकिन अब एक अगली बात सुनो, अगर कभी सवाल के अंदर फिगर्स हों छोटी, जैसे 10, 12, 8, 7 मिलियन या 1000 में, आप अगर ये फिगर सिंगल डिजिट में आ जाती हैं, 2 डिजिट में आ जाती हैं, छोटी फिगर्स होती हैं, तो ऐसी सूरत में आप राउंडिंग करते हुए डेसिमल के बाद एक डिजिट यूज कर लेना। उसकी वजह पता है क्या है, उसकी वजह यह है कि यहां पे तो 0.6 को आप राउंड अप करके 1 कर लोगे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई फिगर आ जाए 0.3, आप इसको राउंड डाउन करके 0 करोगे, ठीक है ना। तो अगर छोटी फिगर्स होंगी, जैसे 10 है या 8 है या 9 है या 15 है, इनके ऊपर अक्सर रेट लगकर चाहे वो फिगर पॉइंट्स के अंदर आती है, तो आप अगर छोटी फिगर्स को राउंडिंग में चला रहे हैं, मतलब राउंडिंग में मिलियन में 1000 में सवाल कर रहे हैं और फिगर्स छोटी हैं, सिंगल डिजिट या 2 डिजिट वाली फिगर्स हैं, तो फिर एहतियातन डेसिमल के बाद एक डिजिट को यूज कर लेना, उसको राउंड मत करना, वरना ऐसी किसी सिचुएशन का सामना कर सकता है, आप करना पड़ सकता है आपको, ठीक है ना। सही है, ये बात समझ आई जो मैंने की, दलेरी से करो राउंडिंग, लेकिन फिगर्स छोटी हो तो डेसिमल के बाद एक डिजिट यूज कर लेना, इससे जरा आसानी रहेगी आपको। चलें जी, नेक्स्ट है जी 9.4 आ गई बुक वैल्यू। अब रिड्यूसिंग बैलेंस है तो 9.4 पर रेट लगेगा, लेकिन पूरा साल डेप्रिशिएट करना है। 0.94 है, इसको 0.94 को चलो 0.9 ही कर दो, वैसे 1 भी हो सकता था, लेकिन चलो जी 8.4, ये आंसर ऊपर लिखा हुआ है, फिर वही काम कर रहे हो ना तुम, 8.5। अब जी 8.5 का 10% लो, 0.9 कर लो, फिर दोबारा कोई मसला नहीं है, राउंड कर 0.85 को एक डेसिमल तक रखना है। अब राउंड एक डेसिमल पे करते जाओ जी, ये राउंडिंग की प्रैक्टिस हो रही है, टाइम बचता है पर्चे के अंदर, कोई नहीं जी। 7.6 आ गया डेप्रिसिएशन। ओ हमारा साल शुरू नहीं हो गया, 30/9/13, इससे अगला दिन है 1/10/13, यानी हमारे साल का पहला दिन। तो साल अगर कैलेंडर ईयर से हिल जाए तो आप सारे हिल जाते हैं, पता नहीं क्यों। इसके साथ लिखें यकम अक्टूबर 13, इससे क्या फायदा होगा, डिडक्शन एक्सपेंस निकालते हुए गलत फिगर नहीं उठाएंगे आप, पक्की आदत रखें, ठीक है जी। 7.6 का 10%, लेकिन मंथ्स गिन लो, 30 यकम अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने मंथ्स, 3/12 जी आंसर। पॉइंट आप मुझे ना फिगर बता दिया करो ताकि मैं खुद राउंडिंग करूं। हाँ बस बिल्कुल ठीक किया आप जी, जज़ाकल्लाह। बुक वैल्यू 7.4 जी, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 10 में से 7.4 को माइनस करो, 2.6 एक्यूमुलेशन आ गई। अब जो बच्चे कहते हैं कि इसको भी शॉर्टकट से निकाल लें, वो इस चीज को भूल रहे होते हैं कि हमें इस वर्किंग से 3 फिगर्स मिलती हैं,
एक तो ये एक्यूमुलेटेड डिडक्शन है जिसको स्टेप 2 के अंदर हमने एसेट अकाउंट में से डेबिट करना होता है। दूसरा ये बुक वैल्यू होती है, ओपनिंग बुक वैल्यू, जिसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए हमने ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से माइनस करना होता है। तीसरा बनी बनाई फिगर एक एक्सपेंस की मिल जाती है जिसको हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अंदर सिंपली लिख देते हैं। तो ये फिगर, ये 3 फिगर्स हमें इस वर्किंग से मिला करती हैं जो हम यूज करते हैं सवाल में। एक तो असल में जो निकालने चले थे वो फिगर निकलती है, प्लस 2 फिगरें अगले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के लिए भी हमें जो है वो यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, बोर मत हो, जब तक कंफर्टेबल मैं नहीं होऊंगा आप लोगों को मैं नहीं आगे जाने दूंगा, टेंशन ना लें आप, ठीक है ना। तो मैं कंफर्टेबल तभी होऊंगा जब ये 2-3 सवाल मेरे सामने आप करें या आपके सामने मैं ये सवाल कर दूं जी। तो स्टेप 2 में 2.6 एक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट करके डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट कर दें। इससे आगे मैं ये सवाल इस डिस्पोजल को ना भी कंप्लीट करूं तो कोई मसला नहीं है, आगे इजी होता है, लेकिन चलें कर ही लेते हैं, अब यहां तक हो गया। तो कैश कितना आया जी? 2000। कैश कितना आया जी? 2000। तो कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट 2.0 से, और अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश आज भी जी, कल भी जीत गया जी, बोले 5.4। बड़ा वैसे मारा उन्होंने। मैं ना अक्सर ये सोचता हूँ बस आज के बाद नहीं क्रिकेट देखूं, फिर अगली सीरीज शुरू होती है, फिर बंदा नहीं यार इस दफा सही होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, वर्ल्ड कप आ रहा है, वो तो देखना ही पड़ेगा ना। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट डिस्पोजल है, सेम वही काम दोबारा करते हैं। एसेट की कॉस्ट है 4000 और डेट ऑफ परचेज है 1 फरवरी 2010। तो 1 फरवरी 10 पे कॉस्ट 4 आ गई। डेप्रिसिएशन 4 का 10%। अब मंथ्स गिन लो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इधर ध्यान दो, कितने मंथ्स हैं जी? 8/12। बोर नहीं होना, ध्यान रखना है। ये मैं कुछ जरूरी समझ रहा हूं तो ये टाइम जाया करो ना यहाँ पे, वरना आज सुकून से एक्सचेंज करवाता। वो एक्सचेंज तो सिर्फ छेड़ सका हूं आज मैं, क्योंकि बेटा आप लोगों को नहीं पता है। फिलहाल आप एक लेक्चर देके कहते हैं हाँ समझ आ गई, जब 4 चीजें और इसमें ऐड होती हैं तो ये सारी चीजें आपको फिर भूली होती हैं जब जरूरत पड़ रही होती है। इसलिए बड़े ध्यान से इसको शौक से देखते रहें और करते रहें जी। शुक्र है देखा डेसिमल के बाद एक डिजिट ले रहे थे, वरना ये 0 करना पड़ता ना राउंड। ठीक है जी। 3.7 रिड्यूसिंग बैलेंस है तो अगले साल 3.7 का 10% जी बोलें 4 ही कर लो, 0.4 कर लो। नेक्स्ट, इससे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही राउंडिंग से, ये राउंडिंग की प्रैक्टिस है, जरा साथ साथ है तो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए। ठीक है, जिसने 0.37 लिखा वो भी ठीक है, जिसने 0.4 कर दिया वो भी ठीक है। ये गलती नहीं होती है, आपके एग्जामिनर ने इस चीज को देखना है, ये नहीं देखना कि इसने 0.3 क्या था, पहला क्या था, एग्जैक्ट ही था, अच्छा चलो 26 था, क्योंकि ये नहीं देखना कि 2.26 किसने लिखा है तो वो सही है और 0.3 वाला गलत है, नहीं। तो ये देखना है, कैलकुलेशन ये है, जिसने 0.26 को 0.3 किया उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने राउंड किया है, तो राउंडिंग बिल्कुल इजाजत है, जायज है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें असल में जो देखी जा रही होती है। बेटा प्लीज अटेंटिव रहें, क्लास में बैठे। अच्छा जी बेटा, अच्छा जी 3.3 आप गुजारा कर लें जी, अब फिर क्या करें। 3.3 का 10% है, ये 0.3 कर लें। अब उसके बाद आंसर आ गया 3। अब ये मुझे लगता है कि ये 30/9/13, ये 1 अक्टूबर 13 से एक दिन पहले है। क्या ख्याल है, सही लगता है मुझे? बोलो। अच्छा चलो, 3.0 का 10% 0 आता है, अच्छा 0.3 आ गया, कितना आ गया जी? असल में सर आप ना हमें बेशक ऐसे घुमाने की कोशिश करते, वर्किंग सामने हुई पड़ी है। पिछली क्लास को तो ऐसा धोखा दे सकते हैं, हमें तो नजर आ रहा था कि एक डेप्शन अभी रहती है, और आपने में ये बताया हुआ है कि आखिरी डेप्शन से पहले ये लिखना है। ऐसे कैसे आप हमें धोखा दे सकते हैं, है ना। होमवर्क में भी सर हमने किया हुआ है, आखिरी डेप्शन से पहले आपने इस साल में, जब देखो ना जिस साल में बिकता है उस साल में डेप्शन आखिरी डेप्शन होती है ना, कुछ महीने डेप्शन करना होता है, तो उससे ऊपर वाली बुक वैल्यू के साथ आपने ओपनिंग डेट लाजमी लिखनी है। ठीक है, ताकि गलती ना हो। ये बातों को आसान लेने वाले जब पर्चे के अंदर सवाल में गलती करेंगे ना, फिर पता लगेगा उनको जी। तो अल्लाह माफ करे, अब 2.7 का 10% जब लेंगे तो पूरा साल डेप्सिट करना है इसको, नहीं। 1 अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6/12 जी। 0.136, 0.1 ही ठीक है जी। 2.6 है, कसम से ये बच्चों का ना ये मसला रहता ही रहता है जी। 4 में से 4 थी ना कॉस्ट, 4 में से 2.6 माइनस कर दें। अब एक तो हमें स्टेप 2 की एक्यूमुलेशन मिल गई, दूसरा इंशाल्लाह ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से इस डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस करेंगे। 2.7 वाली फिगर, आखिरी वाली नहीं करनी। इतनी बार ये काम हम करेंगे इंशाल्लाह कि ये जिंदगी में हमें भूलेगा नहीं। ठीक है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर के अंदर ये 0.1 भी हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 में एसेट अकाउंट की कॉस्ट, एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट को निकाल दें और डिस्पोजल अकाउंट में फेंक दें। ठीक है जी,
किस दिन जी? 31 मार्च 2014। स्टेप 2 में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से इस एसेट की सारी जिंदगी की अक्यूमुलेटेड को डेबिट करें। वो हमने निकाल ली है 1.4। डेबिट करें अक्यूमुलेटेड अकाउंट को, क्रेडिट कर दें डिस्पोजल। स्टेप 3 में कैश रिकॉर्ड करें। कितना कैश आया? 1। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी लॉस ही चल रहा है, बता देंगे जी? जी 1.6। डन जी। अब क्या रह गया जी? सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब ये देखो, पर्चे के अंदर इतना टाइम नहीं लगाना जितना हम पहले दिनों में लगा रहे थे। यहाँ तो बस डायरेक्ट फिगर्स लिखते हैं। अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल 30 माइनस 12। जो चाहे 18 डायरेक्ट लिखना, खुशी से लिखे, बिल्कुल सही लिखेगा वो, ठीक है। लेकिन मैं जरा अभी ऐसे लिखूंगा 30 माइनस 12। ये आ गई बुक वैल्यू ऑफ ऑल। इसमें से हमने माइनस करना है बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स। बुक वैल्यू ऑफ जितने मर्जी डिस्पोजल हो उनकी बुक वैल्यू माइनस करना है। टोटल भी कर सकते थे, लेकिन मैंने पहले दिन से ही आपको एक आदत डाली है कि अलग अलग लेके चले हर डिस्पोजल को, इससे कंफ्यूजन नहीं होता। तो अब 7.4 और 2.6, 7.4 2.6 माइनस नहीं करेंगे, इसीलिए ये डेट लिखवाई थी कि आपने हमेशा देखे ना, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से डिस्पोजल के दिन की बुक वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। जो चीज पड़ी होगी उसमें वही माइनस करनी है ना। तो अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल किस दिन की है? यकम अक्टूबर 13 की। तो उसमें से जाने वाले एसेट की भी किस दिन की वैल्यू माइनस होनी चाहिए? यकम अक्टूबर 13 की। तो ये दोनों फिगर्स हैं हमारे पास, 7.6 और 2.7, जिनको हम माइनस करेंगे। 7.6 माइनस 7.6 माइनस 2.7 जी। बकाया पर 10% जी 1.96। यार कोई एक फैसला कर लें, तब तक मैं जरा ये लिख लेता हूँ। ये वर्किंग 1 से मैंने लिया है, ये वर्किंग 2 से लिया है, आप फैसला कर लें तब तक जी। 0.8 हो गया जी, ठीक है। उसके बाद कोई एडिशन है जी? ओके, एडिशन नहीं है तो पर्चे में इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अब लिखा पड़ा तो मैं डैश लगा देता हूँ। एडिशन नहीं है तो इस साल एडिशन कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। डिस्पोजल बिल्कुल है, और डिस्पोजल एक नहीं है, दो है खैर से, ठीक है। तो दो डिस्पोजल हैं, तो वर्किंग 1 और वर्किंग 2 क्रॉस रेफर कर दो उनको, 0.2 और 0.1, 0.2 और 0.1। तो ये वर्किंग कर लेना बहुत फायदेमंद है, इससे हमारी 3 फिगर्स में मिला करती हैं। तो 0.2 और 0.1, तो ग्रैंड टोटल हो गया 1.1। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड ऑप्शन क्रेडिट 1.1 से वर्किंग नंबर 3 31 दिसंबर तो नहीं है ना, इस साल का एंड है 30/9/2014 जी। क्लोजिंग्स बताना पसंद करेंगे? नो वाले बता दो, पर्ची में भी कुछ ना लिख के आना। 16 आता है, बोले। और कैसे तुम्हें कॉस्ट से ज्यादा डेप्शन दे, मेरा तो त्राह निकल गया। मैं क्या लगता है सवाल गलत हो गया जी। 9.12 प्लस 1.1 माइनस 2.6 माइनस 1.4 इज इक्वल टू, यार 1 कैसे हो गया? कैसे हो गया 1? इस कैलकुलेटर निकाल, किसका 1 हो गया जरा बताएं, किसने कहा 1 हो गया? बता दो, कुछ नहीं कहता, बता दो इसने कहा। अब जरा कैलकुलेटर निकाल के ना, ये कैलकुलेटर पे लिखो, तुम्हारी ये सजा है। ये लिख के 4 फिगर मुझे आंसर बताओ जो कैलकुलेटर पे आता है। 1। बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। साथ खज्जल करने के लिए आप लोगों ने जो कोई कसर उठा नहीं रखी जी। आप थोड़ा कंफर्टेबल हुए हैं? लें भाई पिक्चर, जल्दी कर लें। वर्किंग में आप शॉर्ट लिख सकते हैं। लेजर रिक्वायर्ड है तो लेजर में नहीं शॉर्ट लिखना, पूरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखना है पर्चे में आपने। ठीक, कितने बच्चों का ये सवाल बिल्कुल सही था? बिल्कुल सही, राउंडिंग का कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। ये ना कहना जो हाथ बाद में खड़े करें गलत वाले पूछो क्या गलती, बस सर राउंडिंग का डिफरेंस था। कितने बच्चों का सवाल बिल्कुल सही था? बिल्कुल सही, ओके, बिल्कुल सही में राउंडिंग डिफरेंस इज नॉट अ मिस्टेक, ओके। अच्छा, कितनों से गलती हुई थी? कोई ना कोई गलती हुई थी, मंथ्स की गलती हुई, नॉर्मली गलती पता लग गई आपको, मसला तो नहीं है। चले जी भाई बोलो। तो भाई आपको आप लोगों के भाई प्लीज आप लोगों को ये गलती ना लगे, इसीलिए तो मैंने ये अर्ज किया है कि आखिरी बुक वैल्यू की बजाय एक बुक वैल्यू पहले वाली पे डेट लगा लिया, फिर उसको उठाया करो।
क्वेश्चन के अंदर जब हमें ईयर एंड दे रहा है, ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा ईयर एंड क्या है, ठीक है, तो अब हम उससे पहले वाली बुक वैल्यू के ऊपर डेट लगा लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे जब कम्युनिटी डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं तब हम उसमें जो बुक वैल्यू लेते हैं ना, ये वाली। मेरे दोस्त मेरी बात सुनो, एसेट जब बिका है तो बिकने वाले एसेट की सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन हमने माइनस करनी होती है, डेबिट करनी होती है लिक्विडेशन अकाउंट में से, ठीक है। मुझे देखने दे, एक मिनट क्यों? अच्छा फिर ऐसा करते हैं, आप क्लास के बाद आ जाओ, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, सुने सुने सुने, बस कर दें यार, कोई मसला नहीं है। ओके जी, अब 38 क्वेश्चन जो है ये स्ट्रेट लाइन वाला था, मेरा नहीं ख्याल अब इसको कराने की जरूरत है, लेकिन वैसे ये इंशाल्लाह साकिब को मैंने कह दिया है, वो ये सॉल्व करके तो मुझे दे देंगे सॉफ्ट में। ये सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ कल शेयर कर लूंगा, आपस में मत बोला करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, सिंपल क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन भी मौजूद था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको करवाता हूं। 12 बिल्कुल वैसा ही है, समझाऊंगा जाहिर है दोनों ही, लेकिन 12 होमवर्क में है, आपस में बातें मत किया करें प्लीज। जी क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर साद हैज प्रोवाइडेड यू विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट है यकम जनवरी 12 पे 600 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 200। यकम जनवरी 12 पे कॉस्ट है 600 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 200, ठीक है जी। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज द एडिशन मेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12। हमारे साल में ये एक एडिशन हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का, यकम फरवरी 12 पे 70,000 का। एंट्री प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट यकम फरवरी 2012। डन, यहां तक को मसला। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट परचेज्ड ऑन यकम जुलाई 9 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 15,000 इज सोल्ड ऑन 31 मार्च 12 फॉर 15,800। तो ये हमारा एसेट जो है ये 31 मार्च 12 को बिक रहा है। तो स्टेप 1 में हम एसेट अकाउंट में से 15,000 को क्रेडिट करके डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। क्या सारे क्यों नहीं बोल रहे, सारे क्यों नहीं बोल रहे, सारे क्यों नहीं रोक रहे? ये सवाल के अंदर एसेट की बुक वैल्यू गिवन है, हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15,000। और जब मैंने आपको डिस्पोजल सिखाना शुरू किया था, जब पहले दिन मैंने आपको स्टेप 1 लिखवाया था, तो मैंने कहा था एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करो, और फिर मैंने साथ ही आपसे कहा था कॉस्ट ही क्यों क्रेडिट करते हैं। तो फिर मैंने खुद ही जवाब दिया था, क्योंकि आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया था, कि एसेट अकाउंट में पड़ी जो कॉस्ट है। कैसे कॉस्ट पड़ी है पता लग रहा है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग नजर आना ये निशानी है कि एसेट अकाउंट किस पे बन रहा होता है, कॉस्ट पे। तो जब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो इस डिस्पोजल की कॉस्ट उस अकाउंट में पड़ी है, तो डिस्पोजल के वक्त कॉस्ट को ही क्रेडिट किया जा सकता है, बुक वैल्यू को तो क्रेडिट नहीं किया जा सकता। हम 2-3 दिन बाद बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट जो मैंने बनाना पेंडिंग किया हुआ है वो बनाना सीखेंगे। अगर बुक वैल्यू पे अकाउंट बन रहा था तो फिर तो मौजें थी, फिर तो वेव्स थी, बस किल करनी थी। बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बन रहा था तो बुक वैल्यू ही निकालते हैं, फिर तो यही फिगर होती है, हम फटाफट उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। पर मसला ये है कि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे नहीं बन रहा, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है। उसकी निशानी क्या है? एक्यूमुलेशन का अलग नजर आना। तो एसेट अकाउंट एट कॉस्ट कब होता है? जब अक्यूमुलेशन अलग पड़ा होता है। तो अब अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो फिर डिस्पोजल में एसेट अकाउंट से कॉस्ट ही निकल कर जाएगी। ये 15 कॉस्ट नहीं है सवाल के अंदर, ये 15 बुक वैल्यू गिवन। अब मसला आ गया, वैसे डेट क्या थी डिस्पोजल की? 31 मार्च है। अच्छा जी, अब मसला समझ आ गया है? भाई देखो, पहले मसला समझना जरूरी होता है, मसला समझ में आएगा तो उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे ना। मसला क्या है? एसेट की बुक वैल्यू गिवन है सवाल में, हमें 15,000 क्या है? बुक वैल्यू ऑफ एसेट। हमने एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकालनी होती है, बुक वैल्यू नहीं निकालनी होती। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं से इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नया काम आज हमने सीखा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इफ इट इज मिसिंग इन क्वेश्चन। लेकिन अहम बात पता है क्या है? अहम बात यह है कि अगर कॉस्ट मिसिंग हो सवाल में और वो निकालनी पड़े तो बुक वैल्यू और डेट ऑफ परचेज, ये दो चीजों का होना जरूरी है। ये दो चीजें होंगी तो इंशाल्लाह हम कॉस्ट निकाल लिया करेंगे। अगर इनमें से कोई एक चीज भी मिसिंग हो गई तो फिर हम कॉस्ट निकाल नहीं सकेंगे। ठीक है ना? तो बहरहाल अगर सवाल ने कॉस्ट मिसिंग की हुई है तो फिर सवाल ये इतना एम्पल डाटा देगा कि आप कॉस्ट निकाल सकें। ठीक है, तो सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ डिस्पोज होने वाला एसेट मिसिंग है। सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ, नोट करना, जरा रोक के सुन लें एक दफा, ये जरा सुन ले चीजें, इंशाल्लाह फिर तस्वीर बना लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। सवाल में कॉस्ट ऑफ डिस्पोज होने वाला एसेट मिसिंग है। हमें चाहिए क्यों?
क्योंकि एसेट अकाउंट में से हमने कॉस्ट को क्रेडिट करना है। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए एक छोटी सी वर्किंग है। ये काम दरअसल आप 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में कर आते हैं। उस क्लास में तो सबने मैथ पढ़ा होता है ना, ठीक है। आप कोई कहेगा जी मैं तो बायो वाला हूं, मैं तो एफए वाला हूं, ये वो वाली मैथ ही नहीं है। ये तो वो 5वीं 6ठी 7वीं वाली मैथ है। वो काम आपने तब से सीखा हुआ, बस मैंने आपको रिवाइज करवाना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करोगे आप, लेकिन मैंने क्या कहा, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो ये दो चीजों का होना जरूरी है। ये दो चीजें होंगी तो ऐसे ऐसे कॉस्ट निकलेगी। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करोगे, अज्यूम करोगे कि कॉस्ट है 100 रुपए। ओ यूनिटरी मेथड नाम सुना हुआ है? ओ यूनिटरी मेथड है, अच्छा चल अभी देखते हैं। सब छोड़े फिलहाल, कॉस्ट बुक वैल्यू गिवन है क्या नहीं है। हमारा तो एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 100 रुपए। हमारा एक एसेट है जिसकी कॉस्ट क्या है? 100 रुपए। डेट ऑफ परचेज इसकी क्या है? 1 जुलाई 9। कॉस्ट क्या है? 100 रुपए। कॉस्ट अज्यूम कर ली ना 100 रुपए। डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 9 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20% स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तुम जमाई ले लो, इतना हम काम करने लगा, तुम जमाई ले लो। पास पेपर के अंदर 2 सवाल इस तरह के आए हुए हैं जिनके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ हुआ है, ठीक है। करेंगे इंशाल्लाह। लो जी, 100 रुपए का एसेट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है और पहले साल 6/12 बनेगा। 31 दिसंबर ईयर एंड है ना। अब ये ना कहना कि स्ट्रेट लाइन है तो शॉर्टकट से ही काम चला ले, बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन ना मैं कुछ क्लियर कट चीजें जरा सिखाना चाह रहा हूँ। साथ ही रिड्यूसिंग बैलेंस भी इसी मेथड में सिखाना है ना, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों ने ये मेरे साथ ही एक सवाल किया हुआ है जिसमें मैंने फॉर्मेट यही रखा था, सेम मेथड दोनों डिफरेंट थे, याद आ रहा है? तो ये मेथड स्ट्रेट लाइन ही है, मैंने बस फॉर्मेट ये वाला डाल दिया। इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, मैंने शुरू दिन से इसलिए आपको इस चीज के ऊपर डाला हुआ, ठीक है ना। शॉर्टकट से हो सकता है ये काम, लेकिन मैं फिलहाल चाह नहीं रहा शॉर्टकट तो जाना, ठीक है ना। डिटेल्ड वर्किंग मैंने आपके सामने ओपन कर दी जी। तो जी बताएं जी। ओहो, कॉस्ट के साथ ही ये लिख दिया मैंने, बता नहीं रहे आप लोग। अच्छा जी, जी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट कितनी है जी? कॉस्ट मुझे लग रहा है कि मिस हो रही है हाइब्रिड वालों की आवाज भाई। कॉस्ट कितनी है जी? 100। बताएं जी, 10 आएगा। बुक वैल्यू हमारा अज्यूम्ड एसेट है, अज्यूम कर लिया 100 रुपए का एसेट है। 1 जुलाई 9 से डेप्रिशिएट होते होते आ रहा है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस स्ट्रेट लाइन मेथड से जी। तो 90 रुपए की बुक वैल्यू आ गई। उसके बाद अब स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन है तो 90 को नहीं डेप्रिशिएट करना, बल्कि 100 पर ही रेट लगता रहेगा। इसलिए कह रहा था शॉर्टकट लग सकता है, लेकिन लगा नहीं रहा क्योंकि मैंने इसी मेथड को करा के अगला सवाल जो होमवर्क में देना वही समझाना है ना, ठीक है जी। 20 बुक वैल्यू 70, उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन है तो 100 इंटू 20% स्ट्रेट लाइन मेथड है ना जी। 20 और बुक वैल्यू आ गई 50। ये 31 दिसंबर 11 की है। हमारा साल कौन सा है? 12 वाला ना। लो आ गया हमारा साल। लेकिन हमें इस मेथड में इसकी जरूरत कोई नहीं होती, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। इसमें कॉस्ट ऑफ ऑल में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस होती है, लेकिन मैंने वैसे इधर आदत चूंकि पड़ी है ना, डेट लिखवा दी आपको, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन 100 का 20%, लेकिन 31 मार्च 12 पे ये एसेट बिक गया है तो 3/12। 3/12 क्या आता है जी आंसर? 5 और 40। इसके ऊपर ना मैंने परसेंटेज लिख दिया। ये 100 अज्यूम किया था, लेकिन दरअसल ये क्या था, ये मैंने ना परसेंटेज निकाल लिया एक तरह से, अज्यूम करके 100 रुपए एक एसेट है, ठीक है। अब सवाल के अंदर उसने एक बुक वैल्यू दी है 15,000 जो कि 31 मार्च 12 की है। एक बुक वैल्यू सवाल ने दी हुई है 31 मार्च 12 पे, एक बुक वैल्यू हमने निकाल ली है 31 मार्च 12 पे। क्या ख्याल है? एक सवाल ने दी है, ठीक है, और एक हमने निकाल ली है। हमने जो निकाली है वो परसेंटेज है, सवाल ने कितना गिवन है? 15,000 दिया, ये क्या है? रुपीज। अब वो बचपन वाला मैं कह रहा था ना, यूनिटरी मेथड क्या कहता था वो कहता था अगर 15,045 है तो फिर 100 किसके बराबर होगा? कैसे निकलता था? 15 को 45 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करने। वो असल में तो ऐसे सीखा होगा ना आपने, ठीक है जी, कि 45 जो है वो ये 15,000, सॉरी 15,000 जो है वो 45 है, तो फिर एक क्या होगा जी, और फिर 100 क्या होगा, ठीक है ना। तो वो एक मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन ये लंबा काम नहीं करना आपने, ठीक है। आप जबानी भी कर सकते हैं, मुझे पता है, आप जबानी कर सकते हैं, मुझे पता है, बड़ा सिंपल सा काम है। क्या 15 को आप क्या कर दो जी, डिवाइड कर दो 45 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप एक फॉर्मूला को याद कर लें, ठीक है। वो फॉर्मूला इसलिए याद करवाने लगा हूं, इस फॉर्मूला ने सिर्फ यहां हेल्प नहीं करना आपको, मार्कअप मार्जिन के अंदर आगे जाके और बहुत सारी चीजों के अंदर इसने हेल्प करना है, ठीक है। तो ये जो चीज आप जबानी बोल रहे हैं ना, क्या 15 को डिवाइड करो 45 से और मल्टीप्लाई करो 100 से, इसको एक अंग्रेजी के फॉर्मूला में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि ये वही यूनिटरी मेथड है जो आपने बचपन से किया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो फिगर निकालनी है मैंने, ये कॉस्ट मुझे चाहिए ना यहां पर, ठीक है। उसके निकालने के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूं, जो आपको रिक्वायर्ड हो ना, अमाउंट कोई भी हो सकती है, आपको पर्चे के अंदर कुछ परसेंटेज देकर
कोई एक अमाउंट गिवन कर दे और एक अमाउंट रिक्वायर कर ले तो कोई मसला नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जो अमाउंट गिवन हो ना सवाल में, उसको डिवाइड कर दो उस अमाउंट वाली रिलेवेंट परसेंटेज से। ये अभी आपने यही कहा था मुझे, मैंने सिर्फ उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट किया। आपने मुझे यही कहा था 15,000 को डिवाइड किससे कर दो, 45 से। 15,000 गिवन अमाउंट थी ना सवाल में, इसको मैंने डिवाइड किससे कर दिया, इसकी रेलेवेंट परसेंटेज से। मुझे रिक्वायर्ड क्या है, कॉस्ट। रिक्वायर्ड क्या है, कॉस्ट। तो मुझे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए उस अमाउंट की, तो रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला ना बच्चों आपने आज जाके घर याद कर लेना है। मुझे पता है आप कहोगे ये क्या बात हुई, आसान सी बात थी, फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, हम वैसे ही कर रहे हैं, हमने नहीं याद करना, हम तो टार्जन है, तो फिर आगे मुश्किल होगा। ये काम आता रहेगा, बार बार काम आता रहेगा, सारी जिंदगी काम आता रहेगा, FAR2 में जाके कंसोलिडेशन में काम आता रहेगा, कर लो याद, इसको कोई मसला नहीं है ये वो यूनिटी मेथड। लेकिन मैं चाह रहा हूं बस इस फॉर्मूला को याद कर लो ताकि उस तफसीली वर्किंग से निकलो, परेशानी से निकलो, और ये बहुत सारे मसाइल आपके हल करेगा। आज याद कर लो, इंशाल्लाह फिर फायदा होगा तो फिर मुझे बता भी देना, ठीक है। अब देखो इधर रिक्वायर्ड क्या है, बाद में एक ही बार नोट करना भाई, ये फॉर्मूला सब कुछ सवाल एक ही बार नोट करना। फिलहाल मुझे बताओ, फिगर निकालनी है, क्या रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्या है, कॉस्ट। रिक्वायर्ड क्या है, कॉस्ट। गिवन क्या है, बुक वैल्यू। रिक्वायर्ड क्या है, कॉस्ट। मैंने कहा जी अच्छा कॉस्ट निकालनी है, तो मुझे गिवन है 15,000 की बुक वैल्यू। 15,000 की, आवाज मिस हो रही है आमिर भाई, 15,000 की बुक वैल्यू गिवन है, और 15,000 की बुक वैल्यू की परसेंटेज अगर देखें तो वो कितनी है, 45। रिक्वायर्ड क्या है मुझे, कॉस्ट। कॉस्ट की परसेंटेज सवाल में क्या गिवन है, मैंने खुद बनाई है 100। बेसिकली ना हम अज्यूम करते हैं कि अगर 100 रुपए का एसेट होता तो वो 20% के हिसाब से इतने अरसे में कितना डेप्रिशिएट होता, और सवाल ने कॉस्ट मिसिंग करके 15,000 बुक वैल्यू बताई हुई है। हमने अज्यूम्ड कॉस्ट 100 लेकर 15,000 के इक्विवेलेंट अपनी परसेंटेज वाली फिगर निकाल ली। तो 15,000 गिवन अमाउंट थी, उसकी परसेंटेज 45 थी, रिक्वायर्ड कॉस्ट थी, उसकी परसेंटेज हमने अज्यूम की हुई है 100, तो इंटू 100 किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 33,300। अच्छा, अब ऐसी फिगर देख के पर्चे में ना आप कहेंगे यार लगता है गलत हो गया सवाल, ये बड़ा मसला है आप लोगों को भाई, इससे कभी भी आपने ऐसा नहीं सोचना, ठीक है ना। ये फिगर 67,777,766.6667 ऐसे कुछ फिगर आ जाए ना, लो जी सवाल गलत हो गया। गलत नहीं होता सवाल, बिल्कुल सही है सवाल, ठीक है ना। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो काम आपने परफॉर्म किया कॉन्सेप्चुअली ठीक है, तो फिगर जो मर्जी आती रहे बस ठीक है। तो फॉर्मूला लिख दिया आपने, कॉस्ट निकल आई। अब हम निकालने क्या चले थे, हमें बिल्कुल ये फिगर चाहिए थी, कॉस्ट ऑफ जाने वाला एसेट चाहिए थी, क्योंकि हमने इस फिगर को क्रेडिट करना था एसेट अकाउंट में से। लेकिन एट द सेम टाइम हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चाहिए होती है, स्टेप 2 के लिए चाहिए होती है, नहीं चाहिए। अब उसको निकालना कोई रॉकेट साइंस है, यस वालों, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसको निकालना कोई मसला नहीं रहेगा है। आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 33,000, जो मेरे भाई को समझ नहीं आ रही कल से, 33,333 में से माइनस करोगे 15,000, क्योंकि आपको पूरी जिंदगी की डेप्रिसिएशन चाहिए ना, ठीक है जी, 18,333। तो ये वो दूसरी फिगर है जो हमें चाहिए। स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से कॉस्ट को क्रेडिट करना है। हमेशा गिवन होती थी, आज मिसिंग थी, वो भी निकाल ली। लेकिन निकली कैसे, देखो अगर बुक वैल्यू ना गिवन होती तो ये अज्यूम फिगर लाकर किसके अगेंस्ट इक्वेट करते हैं। अच्छा, बुक वैल्यू गिवन होती, डेट ऑफ परचेज ना गिवन होती, तो 100 को किस दिन से डेबिट करते करते लाते यहां तक। तो बुक वैल्यू भी जरूरी है और डेट ऑफ परचेज भी जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें गिवन है और कॉस्ट गिवन नहीं है और हमें चाहिए है, तो एक सिंपल सा काम है, इसको करके हम कॉस्ट निकाल लिया करेंगे, ठीक है जी। जी रेगुलर हो गया, स्टार्ट तो हुआ था पहले से, बस मसला ये था कि कॉस्ट मिसिंग थी, तो ये कॉस्ट निकाली हमने, साथ ही प्रोडक्शन भी निकाल ली हमने, ठीक है। तो स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे, तो 33,000 33,000 33.3 कर लेना, ठीक है, 1000 में कर रहे हैं ना सवाल। लेकिन इसके साथ भी आज आपको वर्किंग वन, पहली बार ऐसा हुआ कि एसेट की कॉस्ट के लिए वर्किंग करना पड़ी, ठीक है। स्टेप 2, अच्छा इसको क्रेडिट करके डिस्पोजल को डेबिट कर दो ना। स्टेप 2, अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट को 18.3 लिख दो, बस अब राउंड कर रहा हूं मैं, 18.3 से इसको डेबिट करके डिस्पोजल अकाउंट में फेंक दो, 31 मार्च 12 18.3, ठीक है, और सही है। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश वॉज सोल्ड फॉर 15,800, कैश डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 15.8। बताओ जी बैलेंसिंग फिगर कितनी है, 0.8 इधर ही है क्या, आज इस तरफ नहीं आ रहा फिगर, प्रॉफिट लॉस बैलेंसिंग नहीं आ रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि हमने इन आंखों से देख लिया कि डिस्पोजल पे गेन भी आता है, कितना, 800 रुपए का, ठीक है। तो इतनी दफा लॉस देखा कि अब याद हो चुका था कि क्रेडिट साइड पे तो हमेशा बैलेंस फिगर आती है तो लॉस ही होता है। तो जैसे ही डेबिट साइड पे आया फौरन ठटक के रुक गए, ओह ये क्या हुआ, अच्छा ये गेन ऑन डिस्पोजल आ गया, ठीक है, लॉस नहीं है। अच्छा अब रह क्या गया जी,
हाँ जी, तो वर्किंग नंबर 2 है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, ऑन ओपनिंग। अच्छा, मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो फिर टेंशन ही कोई नहीं है। 600 में से 33,3 को माइनस करना है। गलत कहा या सही कहा? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कॉस्ट ऑफ ऑल में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। वो तो होमवर्क वाले सवाल में बुक वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके लिए बताता हूं क्या करना है, लेकिन फिलहाल कॉस्ट ऑफ ऑल में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस करना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ऑल कितनी है जी? 600 माइनस कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है जी? 33.3। आप बताओ एग्जामिनर को, ये मैंने वर्किंग वन में निकाली है आज, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ऑल में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आपने माइनस की, बकाया कॉस्ट पर 20% रेट लगा दिया। बोलो भाई, 113.3 कर लो ना, बस एक डेसिमल में चल रहे हैं। उसके बाद कोई एडिशन है? अच्छा जी, है एडिशन। कितना एडिशन है जी? 70 रुपए का एडिशन है। तो 70 इंटू 20% इंटू कब आया जी? यकम फरवरी को आया, तो सिर्फ एक महीना नहीं रहा ना, फिर पूरे 11 महीने रहा हमारे पास। 11/12 8 12.83 12.9 नहीं बनता जी, 12.8 जी। उसके बाद ऑन, अब डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगी जी। 33.3 इंटू 20% इंटू 3/12 जी। हमारे साल में 3 महीने जी, बोले 1.7, ठीक है जी 1.7। बल्कि इसको रहने दें, इसको थोड़ा ऊपर ले जी। टोटल 127.8। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 127.8। वर्किंग नंबर 2, 31 दिसंबर 12। क्लोजिंग बता दीजिए। 309 एसिड का 309.5 और एसिड का 636.7। तो अगर कभी खुदा ना खास्ता सवाल में कॉस्ट मिसिंग हो गई तो निकाल लोगे अब, लेकिन जरूरी क्या है उसके लिए? बुक वैल्यू और डेट ऑफ परचेज का गिवन होना। ये प्रैक्टिस सेट 11 है ना? ओ खैर गए, प्रैक्टिस सेट 11 क्वेश्चन 11 बेसिकली प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है ना। किसी ने नोट करना है तो कर लें, एक आध मिनट में अगर वो कर रहा था साथ साथ। कोई क्वेश्चन? कितने बच्चों ने घर पे से ट्राई किया था और हो भी गया था उनसे सवाल? हाथ खड़ा करें, हो भी गया था। कोई बात नहीं, आप सबसे हो जाएगा इंशाल्लाह। पर्चे में जाने से पहले सीखना है ना आपने। हाँ, ये तो नहीं कहना आपने कि सर आप हर रोज होमवर्क में ऐसे क्यों करते हैं हमारे साथ, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो चलता है। ये तो आपको ऊंचा उड़ाने के लिए है ना, एरोप्लेन्स, सॉरी शाहीन। किसने कहा? 15 और 3 18 और 5 18 और 5 कितने होते हैं? 23। कोई नहीं, मेरा सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि 10 मिनट ही बचे। ज्यादा टाइम बच गया तो एक्सचेंज की 2-4 बातें आप ज्यादा पूछी तो फिर तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे घर पे। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप आन कम, हाँ, सुकून बर्बाद कर देना जी। यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है बच्चों? है क्वेश्चन? आप आजाद आपस में बातें कर लें, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूं। व्हाइट कपड़ों वाले भाई और वो ब्लैक शर्ट वाले ग्लासेस वाले भाई, जिन्होंने पीछे मुड़ के देखा है, रेड शर्ट वाले, उनके साथ वाले और वो। ओके, अगला सवाल देखिए। अच्छा देखें, एक टेक्निकलिटी ये भी हो सकती थी छोटी सी, वो ये हो सकती थी कि पर्चे के अंदर, सवाल के अंदर, अभी इंशाल्लाह कल पास पेपर का सवाल करेंगे ना, तो उसमें जो गड़बड़ कर सकता है क्या मैक्सिमम क्या कर सकता है। अभी तो सवाल के अंदर उसने कहा, क्या कहा? अ प्लांट परचेज ऑन जकम जुलाई हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15 इज सोल्ड ऑन 31 मई 12। तो हमने कहा कि खामोशी की सूरत में अज्यूम यही करो नॉर्मल कि ये 15,000 बुक वैल्यू किस दिन की है? 31 मार्च 12। सवाल ऐसा भी कर सकता था कि वो कहता हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15,000 एज ऑन यकम जनवरी 12, एज ऑन यकम जनवरी, तो फिर 15,000 यहां नहीं पड़ा होता, 15,000 यहां पड़ा होता।
ये टेक्निकलिटी हो सकती है, ठीक है ना। 15,000 यहाँ पड़ा होता और यहाँ, और फिर आप डिवाइड करते उसको 50 से, मल्टीप्लाई करते 100 से, तो आपकी कॉस्ट आती, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने डेट ऑफ डिस्पोजल की बुक वैल्यू दे दी, तो हमने जिस दिन की बुक वैल्यू उसने दी होगी हम अपने अज्यूम्ड एसेट को उस दिन ला खड़ा करेंगे, ठीक है, और फिर अपना अजीज अज जान फॉर्मूला लगाएंगे और कॉस्ट निकलाएगी, ठीक है। यहां तक को मसला नहीं है। अच्छा, ये सवाल में था नहीं, मैंने ऐसे एडिशनल बात कर दी, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका होमवर्क है, इसमें क्या है, प्लांट ओपनिंग अक्यूमुलेशन कॉस्ट और अक्यूमुलेशन अलग लगा रही है, रेट 20% रिड्यूसिंग बैलेंस है, ये वाहिद फर्क है। एडिशन एक है उसी तरह से, और ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट परचेज ऑन यकम अगस्त हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 12 इज सोल्ड ऑन 31 मार्च 12। अज्यूम वही करेंगे कि ये 12,000 किस दिन की बुक वैल्यू है। अब रिपीटेड बात हो गई ना, ये होमवर्क में आप दोबारा ही काम करोगे। क्या हो रहा है जी, एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकालनी है हमने। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन तो नहीं ना इस पे डिपेंडेंट होता, एसेट अकाउंट का बनना मैंने आपको बताया था शुरू में, एसेट अकाउंट का कॉस्ट पे या बुक वैल्यू बनना ये जर्नल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन से होता है, वरना तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जिस मर्जी मेथड से कैलकुलेट कर लें आप, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जिस मर्जी मेथड से कैलकुलेट की, अगर उसकी एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दिया तो एसेट अकाउंट किस पे पड़ा हुआ है, कॉस्ट पे। किस पे पड़ा हुआ है, कॉस्ट पे। अब मसला ये है कि एक्यूमुलेशन अलग नजर आने का मतलब ही क्या है, कि एसेट अकाउंट किस पे पड़ा हुआ है, कॉस्ट पे। तो डिस्पोजल की हमें क्या चीज चाहिए, कॉस्ट जो माइनस करें, क्रेडिट करें। सवाल ने अगेन क्या कर दिया, बुक वैल्यू दे दी। अब बाकी सब सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस हो गया। तो मैंने इसीलिए ये वर्किंग इस फॉर्मेट पे की थी, ताकि बड़ी ही आसानी से आपको 12 भी समझा लूं, ठीक है। अब इस 12 के अंदर क्या होगा, 12 के अंदर क्या होगा, कॉस्ट ऐसे ही 100 ज्यूम करनी है, लेकिन इस 100 पे, अच्छा पहली डेप्रिसिएशन भी इतनी आनी है, लेकिन आगे ऑनवर्ड्स क्या होगा, यहाँ 90 पे रेट लगेगा और डेप्रिसिएशन डिफर, फिर आगे बुक वैल्यू पे रेट लगता जाएगा, और 31 मार्च 12 पर एक हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज वाली। कॉस्ट सवाल ने दी हुई है, डिवाइड करेंगे उससे, मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट। यहां तक को मसला, अच्छा ये तो बड़ा आसान है, यहां तक तो मसला होना भी नहीं चाहिए। मसला दरअसल पता क्या होगा, यहां पे आपने ओपनिंग कॉस्ट में से डिस्पोजल की कॉस्ट निकाल दी, काम चल गया था, ठीक है। आपके होमवर्क वाले सवाल में क्या होगा, होमवर्क वाले सवाल में आपकी यहां पर पड़ी होगी ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, उसमें से आपने ओपनिंग डेट की बुक वैल्यू माइनस करनी है, ओपनिंग डेट की बुक वैल्यू माइनस करनी है। अब ओपनिंग डेट की बुक वैल्यू सवाल ने गिवन नहीं की होती, हुई इस सवाल में, तो देखो सवाल ने यकम मार्च 12 की बुक वैल्यू दी हुई है, 31 मार्च 12 की बुक वैल्यू दी हुई है। हमारा साल तो यकम जनवरी 12 पे शुरू हो रहा है, तो जब आप 500 में से 150 माइनस करोगे तो ये 350 जो बुक वैल्यू है, सारे एसेट्स की बुक वैल्यू 350 की, ये किस दिन होगी, यकम जनवरी 12 पे। तो जाने वाले एसेट की ये 12,000 बुक वैल्यू यकम जनवरी 12 की नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी आपको यहाँ पर इन्वॉल्व आपकी हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा आपको, आप ये फिगर तो सवाल ने दी होगी, आपको ये वाली फिगर भी निकालना पड़ेगी मजबूरन। तो उसमें क्या करोगे, ये 15 डिवाइड बाय 45 इंटू 50 करोगे तो ये फिगर भी निकल आएगी, कोई मसला नहीं है। मसला होगा तो जाहिर है मैं कल करवाऊंगा सवाल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया है कि क्या क्या मसला आपको यहाँ पे हो सकता है। तो मसला समझ आया, मसला पर कल आएगा ना, चलो समझ। मैं ये कहा कि यहाँ पर ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल आती है ना रिड्यूसिंग बैलेंस में, उसमें से ओपनिंग बुक वैल्यू डिस्पोजल माइनस होती है। सवाल ने जो 12,000 दिया हुआ है वो ओपनिंग डेट की बुक वैल्यू नहीं है, बल्कि डेट ऑफ सेल की बुक वैल्यू है। तो आपको ये वाली बुक वैल्यू भी चाहिए होगी इस अगले सवाल के अंदर, वो अब जैसे मर्जी निकालना, मुझे नहीं पता, ठीक है। वैसे कैसे निकालोगे वही बता दिया है कि इस फिगर को डिवाइड करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे इस अमाउंट से जो भी यहाँ पे आ रही होगी, तो वो भी निकल आएगी, ठीक है। सही है, हो जाएगा होमवर्क। हाँ जी जाएं जी, इनको रास्ता दे दें भाई, जाने वाले को कोई रोक सकते आज तक। 36-37 मैंने करवाया, और जो अगला लिखा हुआ है आपके आज वाले हैंडआउट में वो मैं नहीं करवा पाया, बल्कि मैंने करवाया नहीं, वो सिंपल सा था, उसकी बजाय मैंने क्वेश्चन नंबर 11 करा दिया, प्रैक्टिस सेट 11, ऐसे ही है। उसके बाद एक छोटी सी बात लिखी हुई है, जो छोटी सी बात है इसलिए मैंने आज नहीं की, कल कर लूंगा। वो ये है कि एक तो एसेट बिकता है थ्रू सेल, नॉर्मल डिस्पोजल है, और कभी कभी एसेट डिस्पोज हो जाता है थ्रू डिस्ट्रक्शन, बह गया, जल गया, चोरी हो गया, ठीक है। ऐसे किसी नागहानी आफत की वजह से अगर एसेट बिजनेस का साथ छोड़ जाए तो है तो वो भी डिस्पोजल, उसकी अकाउंटिंग सिखाऊंगा इंशाल्लाह कल। वो इतना सिंपल था कि मैंने कहा उसका फायदा नहीं है, घर जाके बच्चे क्या किस चीज से सब टकराएंगे, इसलिए उसको मैंने कल पे कर दिया, यहां से काट दिया इसको, ठीक है ना। और एक्सचेंज की डिस्कशन मैंने कर दी, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, और 42 आपका होमवर्क में चला गया, लेकिन 43 से मैंने फिलहाल मना कर दिया है कि ये मैं कल खुद करवाऊंगा, ठीक है। एक्सचेंज बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन एसेट बिग एक्सचेंज के थ्रू भी रहा है। देखिए डिस्पोजल ऑफ एसेट जो है ना, डिस्पोजल ऑफ एसेट, फिलहाल हमने एसिड को डिस्पोज करना जो सीखा है वो थ्रू सेल सीखा है, सही है। डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसिड थ्रू
सेल। अच्छा, ये नॉर्मल डिस्पोजल का मोड है, बिल्कुल नॉर्मल डिस्पोजल का मोड है। एसेट बेच दिया हमने, डिस्पोज हो गया। कभी कभी एसेट तबाह हो जाता है, तबाह दे, ठीक है जी, तो ऐसी सूरत में अकाउंटिंग में कोई खास फर्क इंशाल्लाह ये कल सिखाऊंगा। थ्रू डिस्ट्रक्शन भी डिस्पोज हो सकता है। बहुत डिस्टर्बेंस है जी आज ये माइक के अंदर। तो थ्रू सेल नॉर्मल मोड, थ्रू डिस्ट्रक्शन एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल डिस्पोजल होता है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं आज आपको पढ़ाने लगा हूं थ्रू एक्सचेंज। थ्रू सेल डन, थ्रू डिस्ट्रक्शन कल, और थ्रू एक्सचेंज भी इंशाल्लाह भी होने लगा डन। एक्सचेंज सिंपल सी बात है, एक्सचेंज जाने वाला एसेट, और सूरत ऐसी बनेगी कि एक्सचेंज होकर एक आने वाला एसेट भी होगा। एक जा रहा होगा एसेट बिजनेस से, और दूसरा एक्सचेंज का मतलब ही क्या है, जेब में पड़ा हुआ पुराना मोबाइल ऑफिस सेंटर लेकर गए और उस मोबाइल को भी दिया, कुछ पैसे भी दिए और दुकानदार से नया मोबाइल लेकर आ गए। तो आपने अपने पुराने मोबाइल को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया विद अ न्यू मोबाइल, एक्सचेंज कर लिया विद अ न्यू मोबाइल, ठीक है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो पुराना मोबाइल तो चला गया ना, बोलो। नो डाउट के इस ट्रांजैक्शन के अंदर एज अ होल ये ट्रांजैक्शन पूरी कैसे होती है कि पुराना मोबाइल चला गया और नया मोबाइल आ भी गया। इस एक ट्रांजैक्शन के अंदर ही ये दोनों चीजें आती हैं, लेकिन पुराना मोबाइल तो चला गया ना, ठीक है। तो मोबाइल का जाना, पुराने मोबाइल का जाना, ये है डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। लेकिन ये जाना जो है ये एक एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के अंदर हुआ है, जिसके अंदर नए एसेट का आना भी जो है वो साथ ही शामिल है, ठीक है। और बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन होती है, इसमें कोई आपकी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी कोई नहीं होती। सवाल पढ़ते हैं। मिस्टर कासिम ओन्स अ मोबाइल नोकिया 3310 विच ही परचेज ऑन 1 अप्रैल 2012 फॉर ₹3000। कासिम के पास एक 3310 है जो इसने 1 अप्रैल 12 को खरीदा था 3000 का। ऑन 1 अप्रैल जो ऑन 1 जनवरी 14 कोई 9 और 1 साल 9 महीने बाद की बात हो रही है, ठीक है ना। 1 साल 9 महीने बाद 31 दिसंबर 13 कह लो या 1 जनवरी 14 कह लो, बात तो एक ही है ना। 1 अप्रैल 12 को एसेट खरीदा तो 12 वाले साल में 9 महीने इस्तेमाल हुआ और 13 वाले साल के अंदर पूरा साल इस्तेमाल हुआ। 14 के साल के पहले दिन कुछ हो रहा है तो फिर वो 14 का साल तो ना बीच में काउंट करें, ठीक है ना। अब 1 साल 9 महीने बाद क्या हुआ, कासिम वेंट टू हफीज सेंटर वेयर ही सॉ अ सैमसंग गैलेक्सी। ये कुछ 3-4 दिन पहले जब सवाल बना था ना, तो तब कासिम मेरा एक टी होता था, ठीक है, तो उसके नाम का सवाल बनाओ। तो आप लोगों में से किसी के नाम का बन सकता है अगर आप चाहें तो, ठीक है। अच्छा, काट के आपका नाम लिख देते हैं, हर बंदा घर जाके काट के अपना नाम लिख ले ताकि घर में बैठ के सोचे एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन को, ठीक है। अब he went to a fee center where he saw a Samsung Galaxy. He said, "Oh, what a beautiful mobile it is." अच्छा लगा उसको। 3310 उसके पास था और गैलेक्सी उसने देखा। उस वक्त गैलेक्सी का जमाना था, अभी तो आईफोन का जमाना। बच्चे कहते हैं जी वो पता नहीं 14 पता नहीं कौन सा मैक्स, और मैं कह रहने तेरी मेहरबानी, फिर 50,000 को बढ़ाना पड़ेगा, सारा सवाल बदलना पड़ेगा, जाने दो। मैं कहा ठीक है, ऐसे ठीक है। अब उसने क्या कहा, वाह वाह ये तो बड़ा जबरदस्त मोबाइल है, ठीक है। साथ ही प्राइस लेबल उसके ऊपर देखा कितना लगा हुआ है, इट बोर अ प्राइस लेबल ऑफ 50,000। He immediately, पैसा बड़ा कासिम के पास, he immediately decided to exchange old sick mobile with the new one। ने कहा बस पुराने को बेचो और नया ले लो, ठीक है। अब गया दुकानदार के पास और काउंटर पे जाके बड़े आराम से अपना 33,000 रखा, क्योंकि जोर का रखने से काउंटर टूट भी सकता था। 33,000 जाके उसने रखा और जाके कहा, भाई साहब ये गैलेक्सी मैं खरीदना चाहता हूं और बदले में आपको अपना 3310 भी दूंगा। आप ये बताएं कोई पैसे ऊपर देने पड़ेंगे, ठीक है। अब दुकानदार ने कासिम का मुंह देखा, 3310 देखा और 3310 को उलट पुलट के कहने लगा, मेरे हिसाब से ये 1200 रुपए का है, मेरे हिसाब से। हाँ तो 3,000 का खरीद के 2.25 साल चला भी लिया है, बस मेरे हिसाब से ये 1200 रुपए का है। अब ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, ये जो 1200 रुपए है ये वो वैल्यू है जो दुकानदार ने असाइन की हमारे पुराने एसेट को। ये द वैल्यू असाइंड बाय शॉपकीपर टू ओल्ड मोबाइल वाज 1200 ओनली। तो ये जो 1200 है ये कहलाता है ट्रेड इन अलाउंस। क्या कहलाता है जी? उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि ये 1200 रुपए दुकानदार देगा नहीं कासिम को, बल्कि ये 1200 रुपए की वैल्यू जो पुराने मोबाइल ने लगाई है, ये कुर्बान हुआ है पुराना मोबाइल नया खरीदने के लिए, तो नए की कीमत को ये इतना कम कर जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है जी? ट्रेड इन अलाउंस, या दूसरा नाम इसका क्या होता है जी? एक्सचेंज अलाउंस भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ये जी ये बता रहा हूं एक बार फिर, ये जो ट्रेड इन अलाउंस है इसकी डेफिनेशन मैंने आसान अंग्रेजी में ये लिखी हुई है, वैल्यू असाइंड बाय द
शॉपकीपर टू ओल्ड मोबाइल इज कॉल्ड ट्रेड इन अलाउंस। समझ आइए अब, ठीक है। जो जो कासिम के पुराने मोबाइल की वैल्यू दुकानदार ने लगाई है वो क्या है, 1200 रुपए। अब ये पैसे कासिम को मिलने नहीं है, बल्कि कासिम ने जो 50,000 रुपए का गैलेक्सी खरीदा है, अब उसके वो 50,000 रुपए नहीं देगा, बल्कि कितना पैसा पे करेगा, 48,800। 48,800, ठीक है। तो ट्रेड इन अलाउंस जो है ये जनरल एंट्री में कहीं नजर नहीं आता। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर कैश पेड की फिगर ना गिवन हो सवाल में, जैसे यहां पे नजर नहीं आ रही, मैंने मिटाई हुई है, आपका हैंड आउट नहीं देखना, उसमें नजर आ रही है, ठीक है ना। उस पर तो लिखा हुआ रिजल्टेंटली ही पेड 48,800। मैं कह रहा हूं नहीं, अगर ये 48,800 की फिगर सवाल में मिसिंग हो ना, तो आप ट्रेड इन अलाउंस को यूज करके वो निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह होमवर्क वाले सवाल में मिसिंग होगी और आपने निकालनी है, मैं तो कल करवाऊंगा ना ये वाला सवाल, तो ठीक है। अब ट्रेड इन अलाउंस यूज करके आप कैसे निकाल सकते हैं जी कैश पेड की फिगर। अब ये भी आपने खुद ही निकाली, कॉमन सेंस की बात है। अकाउंटिंग में हर चीज को आप मुश्किल ही ना तस्वर किया करें, कॉमन सेंस यूज करके भी तो अकाउंटिंग हो सकती है। सिंपल सी बात है, 50,000 का मोबाइल है, 50,000 का मोबाइल है, 1200 पुराने की कीमत लगी, तो आप कितना कैश पे करके आओगे, 48,800। यही है कैश पेड की फिगर, ठीक है। तो सवाल में मिसिंग भी हो तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन पहला सवाल था उसमें सवाल के अंदर ये गिवन थी, रिजल्टेंटली ही पेड 48,800 फॉर द न्यू मोबाइल, ठीक है। अब मैं आपको कराने लगा हूं जी जर्नल एंट्री ऑफ एक्सचेंज, जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। लो भाई, इसके हम नए स्टेप्स लिख लेते हैं। सारी जिंदगी जब नया काम करेंगे तो नए स्टेप्स लिखा करेंगे, ऐसे थोड़ी है। एक बार डिस्पोजल के स्टेप्स लिख लिए हैं ना, बस उन्हीं को यूज करके इसको भी कर लेंगे, हर बार नहीं स्टेप्स लिखने बैठ जाना। बड़ी सिंपल सी बात है। पुराना एसेट गया कि नहीं गया, उस पुराने एसेट के जाने पर एसेट अकाउंट में से उसकी कॉस्ट को क्या करना है, क्रेडिट। क्या करना है, क्रेडिट। ये स्टेप आज भी वैसा ही है। फिर जब ये एसेट पुराना चला गया 3310 क्या, तो ये जो यूज होकर डेप्रिशिएट हुआ था, इसकी डेप्रिसिएशन बिजनेस में पड़ी होगी, वो भी एक्यूमुलेशन अकाउंट में से क्या कर देंगे, डेबिट। तो स्टेप 2 आज भी वही है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 बिल्कुल सेम है। जरा अभी नोट ना कीजिएगा साथ साथ, ठीक है प्लीज। जरा वो लिख लेते हैं जी। स्टेप 1, एसेट अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। एसेट अकाउंट क्रेडिट हो गया, एसेट अकाउंट क्रेडिट हो गया कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट से। कॉस्ट ऑफ ओल्ड कितनी है जी, कॉस्ट ऑफ ओल्ड 3,000। 3,000 का खरीदा था हमने, तो 3,000 डन जी। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दें इस पुराने एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। इसके लिए छोटी सी वर्किंग हम किया करते हैं। सवाल खामोश है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है ना, सवाल खामोश है, तो कौन सा मेथड लगाएंगे, एक्यूमुलेटेड निकालनी है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर इनटू ईयर जितने पास हुए। जबानी बड़े हो गए आप। यकम अप्रैल 12 को एसेट खरीदा था, यकम जनवरी 14, 31 दिसंबर 13 या यकम जनवरी 14, बात एक ही है, इस तक मंथ्स गिन लो। 9 महीने 12 वाले साल में और 12 महीने 13 वाले साल में, टोटल कितने बन गए, कितने साल बनते हैं, 1.75 वगैरह। सर सिंपल काम है, 9 महीने इशारिया 7.5 पौना साल है और 1 साल, तो पौने 2 साल बनते हैं, 1.75 ईयर्स बनता है। क्या कर रहे हैं आप, जल्दी करें, छुट्टी दें हमें, इसको लॉ की क्लास की टेंशन होती है जी। तो 1.75 ईयर्स कितनी क्या है जी, ये वो लाइफ है जो एसेट ने हमारे पास गुजारी। तो 1.75 ईयर्स। आंसर बताएं, 525। तो 525 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया डेबिट। बताइए जी, स्टेप 1 और स्टेप 2 में कोई फर्क आया? अच्छा, अब स्टेप 3 क्या था ना मैंने क्या लिखवाया था, वी विल रिकॉर्ड कैश। मैंने इसीलिए उस वक्त ये नहीं लिखवाया था कि वी विल डेबिट एसेट अकाउंट, वी विल डेबिट कैश अकाउंट विद कैश रिसीव्ड, क्योंकि मैंने तो इसको जनरली यूज करना था। उस वक्त कैश रिसीव हो रहा था तो कैश अकाउंट डेबिट था। आज कैश पे हो रहा है तो फिर एसेट अकाउंट, कैश अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है ना। तो जो स्टेप 3 था ना, वी विल रिकॉर्ड कैश, स्टेप 3 आज भी वही है, वी विल रिकॉर्ड कैश। कल तक, बल्कि आज की क्लास के हाफ तक, जब तक एसेट बिक रहा था, एसेट बिक कर कैश आ रहा था, तो हम जो रिकॉर्ड कर रहे थे कैश, उसमें कैश अकाउंट डेबिट कर रहे थे। आज एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, नॉर्मली एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में भी कैश रिसीव हो सकता है। हमारा जापानी एसेट और चाइना वाला ले लें हम, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में हमें कैश रिसीव हो जाए, लेकिन नॉर्मली 99% केसेस के अंदर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में हम कैश पे ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हम पुराना एसेट दे के नया एसेट ले रहे होते हैं नॉर्मली। लेकिन सवाल बता देगा, ठीक है ना। अब वी विल रिकॉर्ड कैश में हमारे इस सवाल के अंदर कैश रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है, तो कैश की जो एंट्री है, स्टेप आज भी तीसरा कैश रिकॉर्ड करने वाला ही है, लेकिन इसके अंदर कैश का रुख बदल गया है। आज कैश अकाउंट डेबिट होने की बजाय क्या हो रहा है, क्रेडिट। 50,000 से 48,800, ठीक है। ये 3 स्टेप्स आज भी वही हैं। पहले 2 स्टेप्स तो बिल्कुल वही हैं, तीसरे स्टेप में कैश रिकॉर्ड करना है लेकिन कैश रिसीव नहीं हो रहा। समझ आ रही है, कैश रिसीव नहीं हो रहा, कैश पे हो रहा है। डन। अब एक नया स्टेप आया, वो नया स्टेप आपको खुद भी पता है,
जो पुराना एसेट गया है उसका जाना तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने आपको ये एक्सचेंज शुरू करते ही कहा था कि ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन एज अ होल तब कंप्लीट होती है जब पुराने का जाना और नए का आना साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड हो। ये एज अ होल एक अलग, देखो अगर नए का आना अलग होता और पुराने का जाना अलग होता तो मैं ये एक्सचेंज का लफ्ज ही क्यों बोलता। तो सिंपल डिस्पोजल पढ़ ही रहे थे, तो जाने वाले का सिंपल डिस्पोजल और आने वाले का सिंपल एडिशन, वो तो करते आ रहे थे। पर ये ट्रांजैक्शन अलग अलग नहीं है, ठीक है। आने वाले एसेट का डेबिट होना एसेट अकाउंट में और जाने वाले एसेट का क्रेडिट होना, ये साइमल्टेनियसली होना है, ये एज अ होल एक ही ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो फिर नया स्टेप जो ऐड हुआ, इंशाल्लाह कल यहीं से बात शुरू करेंगे। ये मैं सवाल दोबारा, दूसरा सवाल जो होगा वो कराऊंगा, तीसरा कराऊंगा। एक्सचेंज तो चलता रहेगा, ऐसा नहीं है बार बार आएगा, लेकिन आज तो परेशान भी तो करना है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ी पिछली क्लास परेशान हुई है, आप नहीं हो रहे क्योंकि आपको ना 5-7 मिनट ज्यादा मिल गए। चले खैर, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी है जी भाई? कॉस्ट 50,000 थी, 48,800 इसलिए दिया कि पुराना कुर्बान भी हुआ है बीच में, ठीक है। तो ये एक नया स्टेप ऐड हो गया जिसको आप शायद देख ना पाए रेड कलर से जब मैं इसको हाईलाइट कर दूं, तो ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जो है ये स्टेप 4 में ऐड हो गई और स्टेप 5 आज भी वही है। बैलेंसिंग फिगर जो होगी उसको कहां फेंकोगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। बताओ जी, एक मिनट जी, 1275 ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बैलेंसिंग फिगर फेंक दें आप। लॉस ही है आज भी खैर से, ठीक है जी। जी स्टेप 4 नया स्टेप ऐड हुआ और प्रॉफिट एंड लॉस वाला स्टेप जो है वो जरा लुढ़क के स्टेप 5 पे पहुंच गया। तो एक नया स्टेप ऐड हुआ और एक कैश के रुख बदला, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। अब कहीं से आवाज आ रही थी कि नेट तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आना अलग जाना अलग रिकॉर्ड करना नहीं ना। ये एक ट्रांजैक्शन है, ये एज अ होल ट्रांजैक्शन ही एक है, तो जर्नल एंट्री भी एक ही बनती है। आप अलग कैसे? वो तो फिर वही कर रहे हैं आप, अलग एडिशन अलग डिस्पोजल। वो तो एक्सचेंज है ही नहीं, वो तो रिप्लेस है। एक्सचेंज और रिप्लेस में फर्क है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 42 उधर से 12 और यहां से 42 होमवर्क में करना है। ये ना करिएगा, ये मैं कल खुद करवाऊंगा, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।